कोई मुश्किलों से कह दे हमसे ना उलझे, हमें हर हाल में खेल खेलने का हुनर आता है। 9 साल की छोटी सी उम्र में जब बच्चे अक्षरों के ककहरे से उलझते रहते हैं, तब वो कविताओं से दोस्ती करती हैं। 13 साल की उम्र में उनको मंच मिल जाता है। मां शारदा की ऐसी कृपा होती है कि वो हिंदी की बेटी और उर्दू की शान बन जाती हैं। और जब वो अपनी कविताओं को लेके मंच पर चढ़ती हैं, तो सिर्फ कविताएं उनके साथ नहीं आती, एक ट्रेंड, एक स्वैग, एक स्टाइल, सब कुछ उनको फॉलो करता है और वो ट्रेंड सेटर कहलाती हैं। अब इतनी सारी बातें मैं किसके लिए कह रहा हूं ये बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताऊंगा कि आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं आपका साथी घनश्याम। एक टीजर देखते हैं, फिर लौटता हूं। अनामिका जैन अंबर ना होती अगर बिहार की बेटी ये ना पूछती यूपी में काबा। जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं। बाबा आपको बहुत पसंद है। मुझे टिकट दिया है, मैंने उनका टिकट वापस किया है। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। मोदी जी का विकल्प आप मानती हैं योगी जी हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। ये सरकारी कवि का तमगा जो है चुपता है क्या? मैं सरकारी हूँ। यदि घनश्याम जी आपका मन मिल जाए तो मैं भी अपने मन की कह दूं। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। और मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दे इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। सनम धड़कन सुनाती जो, दिलों के साज सुन लेना। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों, आज ये सुन लो, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। ये कश्मीर हमारा था, अब वो कश्मीर हमारा है। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं कर रही। हो गया जी, नहीं पढ़ना आपके साथ, क्योंकि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। तो इस टीजर को देख के आप अंदाजा लगा चुके हैं कि आज की मेरी मेहमान बहुत खास है। जो जितनी खूबसूरत हैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरती उनके व्यक्तित्व और उनकी आवाज और उनकी कविताओं में है। उनको अगर आप एक बार सुन लेते हैं तो पहले कहते हैं वाह वाह, फिर सुनते हैं तो कहते हैं क्या बात है, और फिर सुनते हैं तो कहते हैं वाह वाह क्या बात है। दिल की धड़कनें तेज हो रही है ना। मेरे साथ आज हर दिल अजीज डॉक्टर अनामिका जैन अंबर है। अनामिका, बहुत स्वागत घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में। कैसी हैं आप? बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा है तो मैं बहुत सुंदर हूँ और काफी प्यारी लग रही हूँ और बहुत सरल हूँ और लोगों का मन कर रहा है मुझे देखते रहे। मैं ठीक हूँ। पर एक डायलेमा है मेरे सामने, मैं आपको देखूं कि फिर बात करूं। धरती की पोर पोर चूम रही चांदनी तो इतराया चांद अपने यौवन पे आ गया। आपने पसंद किया मेरे अल्फाज को तो आपका ये अंदाज मुझको भी भा गया। देखिए, तो आज इसी तरह की सुरलहरियां, अंदाज, कविताएं, शब्द सब कुछ बहेगा। अगले 50 से 55 मिनट सिर्फ मेरे साथ रहिए। अनामिका, सबके मन में ख्याल आता है कि कुछ लिखें, कई बार थॉट्स भी आते हैं, लेकिन उनको कागज पे उतारना और फिर सहेजना सबके बस की बात नहीं है। ये यात्रा अनामिका की कहां से शुरू हुई एग्जैक्ट? जब मैं बहुत छोटी थी, मींस 8-9 साल की रही होंगी जी। तब मैं कुछ जो भी मन में आया, मतलब कुछ मन करता था कि कुछ लिखा जाए। यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है कि मुझे ये नहीं पता था कि कविता कुछ होती भी है। बच्चों के लिए तो पोएट्री, पोएम्स, कविताएं वो सब पाठ्यक्रम वाली होती हैं, उनको ये थोड़ा ना पता होता कि लिखना भी कोई चीज़ होती है। मन में कुछ आया, लिख दिया। ऐसा कोई माहौल हो कि जिसमें सब लिख रहे हो या इस तरह का चल रहा हो, तब कोई बच्चा कोई काम कर रहा हो, मीन्स होता है ना आपके घर में कुछ चल रहा हो उसको देख करके कर रहा हो बच्चा, तब भी ठीक है। बट ये इसे मैं पूरी तरह से माँ शारदे का वरदान ही कहूँगी कि उन्होंने दिमाग में कुछ डाला और मैंने उसको लिखना शुरू कर दिया। और लिखना, मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं। मन सरिता पर चलने वाली नाव को कविता कहते हैं। मरहम का मोहताज न जो,
उस घाव को कविता कहते हैं। और अंतर मन के मौन में गुंजित मीठी रस के धारा के, अंतर मन के मौन में गुंजित मीठी रस के धारा के शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। क्या बात। शब्दों में ढल जाने वाले भाव को कविता कहते हैं। आपके मन में कोई बात आई, आपने उसे कागज पर लिख दिया और फिर लोगों को सुना दिया, बस यही है वो जो कविता कहलाता है, जो अनामिका आपके साथ यहाँ। तो घर में मतलब माता पिता के सानिध्य में चाचा चाची ताऊ ताई कोई ऐसा दूर दूर तक नहीं? बिल्कुल भी नहीं। दादाजी का नाम जरूर सुना था मैंने। वो मैंने भी सिर्फ सुना ही था। अच्छा। उनका मेरे जीवन में इतना ही रोल रहा कि जब मुझे ऐसे देखा, मीन्स आप ये देखिए कि वो कवि तुकबंदी करते थे, कविताएं करते थे, वो सिर्फ करते थे, इन द सेंस उनके पास कुछ लिखित नहीं था और उन्होंने कभी इसको प्रोफेशन नहीं बनाया, तो वो कवि के नाम से फेमस नहीं थे। वो भी मुझे देख करके कि अनामिका कविताएं कर रही है, तो फिर वो जो दादाजी जो करते थे वही था, शायद वही इसके अंदर आया होगा, क्योंकि मैंने दादाजी को कभी देखा ही नहीं। तो बहुत छोटी थी जब वो एक्सपायर हो गए थे, तो मुझे उनको सुनने का तो मौका मिला नहीं, उनके बारे में सुनने का मौका मिला, उनकी किसी भी कविता को सुनने का मौका नहीं मिला। लेकिन अनामिका जी कहते हैं कि देखिए कविताओं का जो मंच है, वैसे पितृसत्तात्मक समाज है हमारा, तो वहाँ एक क्षेत्र पुरुषों का राज रहता है। हालांकि आपने इस ट्रेंड को तोड़ा है, लेकिन जब झंडा गाड़ा अनामिका ने मंच पे जाके, जो वो राह थी असल में आसान तो नहीं रही होगी। एक होता है कि आसान नहीं रहना, एक होता है कठिन बना दी जाना। मेरी जो राह रही है वो बाकायदा कठिन बनाई गई है। उसका कारण ये है, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी, आप पुरुष हैं, उसके बाद मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं, तो घनश्याम जी इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप असल में स्टार है और मैं आपका फैन हूँ, इसे दूसरे ढंग से भी समझ सकते हैं। बिल्कुल। मेरी राह कठिन की गई। आप दौड़ रहे हैं, रेस में आपको फर्स्ट आना है, आप अच्छे वाले शूज पहन के उनको दौड़ रहे हैं, जो कि आपके दौड़ में पंख लगा रहे हैं, ऐसे समान ऐसी तैयारी के साथ दौड़ रहे हैं, रेस में फर्स्ट आ रहे हैं। अब दूसरी स्थिति, आपको दौड़ना भी है, आपको फर्स्ट भी आना है, और आपके पैरों में 5-5, 10-10 किलो का वेट भी बांध दिया है। अब आप दौड़िए भी और फर्स्ट भी आइए। ये वो मुश्किल घड़ी होती है जो मेरे साथ जरूर की गई है। पुरुष समाज और पुरुषों के वर्चस्व वाले मंच पे अनामिका अंबर को अपना स्थान बनाना बेहद कठिन था, और मैंने बना लिया। माँ शारदे की अनुकंपा थी, मेहनत थी। एक बात कहना चाहूँगी, ज़िंदगी में दौलत, रिश्ते, आपकी भावनाएं, आपके पास जो शोहरत है, हर कुछ आपका साथ छोड़ सकता है एक टाइम पीरियड में, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ एक चीज़ है जो कभी साथ नहीं छोड़ती है, एक वो एकाग्रता जिस पर आप मेहनत करते ही चले जा रहे हैं, वो ज़ाया जा ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं इसका उदाहरण हूँ। तो पुरुषों वाले मंचों पे अनामिका ने खुद को ये बताया कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को, शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्यों खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। तो वो नारी ने किया। और आपने कहा कि आपने जवाब कैसे दिया, ट्रेंड कैसे सेट किया, तो मैं, कुछ लोग कहते हैं अनामिका बहुत कटु हो, हाँ मैं हूँ, क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए, और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। तो शायद ईश्वर ने वो औकात दी कि मैंने अपना काव्य पाठ किया। तो मंच पे कंपटीशन टफ था, लेकिन घर पे सपोर्ट था बहुत। लेकिन वहां भी दो सिचुएशन होती है अनामिका, मुझे ऐसा लगता है, आपने भी दो बताई मुझे, तो मुझे लगता है सपोर्ट में भी दो सिचुएशन है। एक ये कि मैं किसी को रोक नहीं रहा हूं, एक दूसरी ये कि मैं सपोर्ट कर रहा हूं। कई बार हमें ना रोका जाना भी हमको सपोर्ट जैसा लगता है। तो ये दोनों सिचुएशन अगर मेरी आप समझ पाइए तो कैसा हाल आपका था? मैं आपकी दोनों बातें समझ गई। अब मैं इसमें एक तीसरी भी जोड़ूंगी जी। एक नारी को आगे बढ़ने के लिए दो सिचुएशन, एक तो ये कि आपका सपोर्ट है कि आपको नहीं रोका जा रहा है, आपको जो करना है करो। एक वो कि मेरा सपोर्ट भी आपके लिए है, ठीक है। तीसरा ये कि यदि आप नहीं भी कर रहे हो ना, तो भी आपको करना है,
सपोर्ट के साथ साथ आपको मेरा ये विश्वास है, ये मेरी आपसे उम्मीद है, यू हैव टू डू। तो इस विश्वास के साथ, इस सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ी हूँ। मतलब मुझे सिर्फ इतना नहीं था कि जो करना है वो करो, नहीं, ये कम पड़ जाता, मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। वो भी कम पड़ जाता कि मैं साथ हूँ। मेरे लिए जो कम नहीं पड़ा, जिसने कहीं लोगों के छाती पर मूंग दलवा दिया या लोगों को ये बता दिया कि एक नारी भी कवि सम्मेलनों के मंच पे अपना स्थान बना सकती है और पूरे ढंग से बना सकती है, और पुरुषों से ज्यादा फीस ले सकती है, बिल्कुल डंके की चोट पे बना सकती है, वो केवल इस सपोर्ट ने किया है कि यू हैव टू डू। मुझे सौरभ सुमन जी ने ये सपोर्ट दिया है, मेरे पति ने और मेरे परिवार ने भी। तुम्हें करना है, तुम कर सकती हो। अच्छा, वही काम वो भी कर सकते थे, लेकिन वो जानते थे कि अनामिका कर सकती है। कई बार होता है कि ये चीज ये ही कर सकती है, मीन्स इस रास्ते पे, मतलब राजस्थान में, मतलब रेगिस्तान में केवल ऊंट ही चल सकता है, घोड़े जहाँ चल सकते हैं वहां से घोड़े ही चल सकते हैं। तो उन्हें ये पता था कि यहाँ अनामिका ही चल सकती है। तो सफल महिला के पीछे पुरुष भी हो सकता है। हो सकता है, क्या होता है लेकिन अक्सर महिलाएं बोलती है ना, कोट करती हैं। हाँ, लेकिन सफल पुरुष के पीछे एक महिला होती है, सफल के पीछे कई होती हैं। तो ये ध्यान रखा जाए, पुरुष ही इस बात को थोड़ा ध्यान रखे कि उन्होंने अपना जीवन साथी एक ही चुनना है। जब आप मंच पे जाती हैं तो मुझे लगता है कि ना सैकड़ों लाइट एक साथ जगमगाने लग जाती हैं बिना व्यवस्थापकों के किए हुए। और जब मंच पे आप जाती हैं तो दर्शक दीर्घा से कई तरह की फरमाइशें होती हैं, लेकिन मैंने जितने जितने आपके शोज अभी तक देखे हैं जी। तो वो जो शहीदों की दीपावली होती है, शहीद के बेटे की दीपावली इनफैक्ट, वो यहाँ लगती है सीधे जी। वो कैसे कर जाती हैं आप कहती हैं, मुझे लोग कहते हैं मैं कटु हूं, मैं रूड हूं, लेकिन वो जो दर्द आपकी आंखों में, आपकी जिह्वा में और उस कविता के जरिए हम महसूस करते हैं। वी वर लिटरली क्राइंग मैम दैट टाइम। घनश्याम जी, उस कविता को जब मैं पढ़ती हूँ मैं भी रोती हूँ, और वो एक दर्द है। और यकीन मानना, उसी दर्द के बाद वो क्रोध भी आता है। वो परिवार, वो सैनिकों का परिवार, जिस परिवार की मैंने अपने गीत से केवल एक घटना बताई, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं तमाम होती हैं। लेकिन वो जो मर्म है, वो जो संवेदना है, वो संवेदना एक जैसी हो सकती है, भले ही घटनाएं कितनी अलग अलग हो। तो मैंने केवल एक कहानी ली है, लेकिन हर घर की संवेदना वही है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि शहीदों से ज्यादा यदि किसी के दुख को गाने की आवश्यकता है मंच पे, तो वो उनकी है। कि मैं पंक्तियां कोट करना चाहती हूँ कि जिनमें साहस के फल पनपे उन पाखों को नमन करें, जिनमें साहस के फल पनपे उन शाखों को नमन करें, जिनमें साहस के फल पनपे उन शाखों को नमन करें, नील गगन तक जाने वाली हम पाखों को नमन करें। और जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने का, जिनसे वादा किया गया था जल्द लौटकर आने का, इंतजार में अब तक बैठी उन आंखों को नमन करें। वो सैनिक जब घर पे वादा करके जाता है और लौटकर वापस नहीं आता है, तो उसके इंतजार में पथराई आंखें, पागल आंखें, दीवानी आंखें बैठी हुई होती हैं। उनकी स्थिति ज्यादा बड़ी होती है। उसने जिसने जान दी है वो तो बड़ा है, लेकिन जिसने जान के साथ साथ सब कुछ दे दिया है वो भी बड़े हैं। ऐसे सैनिकों पर जब प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है, तो वही जो करुणा है, जो आप कह रहे हैं कि आप रोए उस गीत को सुन के, मैं भी रोई लिखते हुए, लेकिन दुख भी हुआ। फिर उसके बाद रोने के साथ साथ क्रोध आया। ऐसे सैनिकों के शौर्य का जब लोग प्रमाण मांगते हैं, ऐसे सैनिकों पर जब पथराव होते हैं, ऐसे सैनिकों को गाली दी जाती है, कई बार ऐसे लोग भी हैं, तो यही जो करुणा है वो कहीं ना कहीं क्रोध में, उनके लिए क्रोध में बदल जाती है। तो मैंने, इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं कटु भी हूँ। तो शहीद के बेटे की दीपावली एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बेटा अपनी माँ से ये पूछता है कि दिवाली का समय है और पापा अब तक लौट कर नहीं आए हैं। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने इस कविता को लिखा, अब तक भी मैंने इसके शब्द नहीं बदले। जो बड़े साहित्यकार हैं उनका मन करता है मेरी इस कविता को सुन के कि इसके शब्द थोड़े ठीक कर दिए जाएं। मैं भी बदल सकती हूँ, मेरे काफ़ी सारे शिष्य भी हैं, तो मैं खुद गुरु परंपरा निभाती हूँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि उसकी जो भावना है, जिस भावना से आपके आंख में आंसू आ जाते हैं, वो भावना खत्म हो जाएगी यदि मैंने उसके शब्द विन्यास सही कर दिया
तो उसको उसमें माँ से पूछता है, अलग अलग तरीके से पूछता है कि पापा क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। लेकिन जो बड़ी बात उस गीत में हुई है वो ये हुई है कि बेटा सिर्फ पूछता नहीं है और माँ सिर्फ रोते नहीं रहती। आगे ये परंपरा कैसे चलेगी सब जानते हैं कि आप सीमा पर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, सब जानते हैं। आप वर्दी पहनेंगे, आप शहीद हो जाएंगे, सब जानते हैं। उसके बाद भी भेज दिया जाता है। आपको ऐसे लगता है सरकार इतना पैसा देती है कि इसलिए जाते हैं? नहीं, वो एक जज्बा होता है, वो एक दीवानगी होती है, पागलपन होता है देश के लिए, इसलिए जाते हैं। तो वो बेटा ये उत्तर देता है कि आप उत्तर मत दो, मत हो उदास माँ, मुझे जवाब मिल गया। जब पापा की लाश आती है उसके, तो वो कहता है कि मत हो उदास माँ, मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला जीने का, ख्वाब मिल गया, पापा का जो काम रह गया है अधूरा, लड़कर के देश के लिए करूँगा मैं पूरा। ये जज्बा है, ये सैनिक के घर की कहानी है। इसलिए मन करता है सैनिकों को सल्यूट किया जाए। अनामिका जैन अंबर, इतनी बड़ी स्टार, मंच, कोई मंच आपके बिना मुझे लगता नहीं पूरा होता है इन दिनों, लेकिन कोई यूं ही अनामिका जैन अंबर भी नहीं बन पाता, ये भी हम जानते हैं। क्या करना होगा आप जैसे बनने के लिए? कहाँ कहाँ तक जाती अंबर आंखों की जद याद रहे, ख्वाब भले दुनिया के घूमे पर हमको हद याद रहे, और सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, तलब चांद की रखने वालों को अपना कद याद रहे। तो ये चांद मेरे स्टूडियो में आ जाए। मैं तो उनकी बात कर रही हूँ जिन्हें लगता है कि अनामिका ने बहुत जल्दी से तय कर लिया होगा। मुझे देवबंदी जी की पंक्तियां याद आती हैं कि आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, और आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये सत्य है, यही सच भी है। बहुत स्ट्रगल करना होता है और बहुत सारी चीज़ों से लड़ना होता है। लेकिन आपको नहीं लगता समय जिस रफ्तार से बदल रहा है, कविताओं का, पाठ मंचन का वो अंदाज भी बदल रहा है और कई बार फूहड़ता भी नजर आने लगी है। अनामिका जैन अंबर ने जब करियर की शुरुआत की होगी और अब आपको नहीं लगता जिस संजीदगी के साथ कविताओं को, उस काव्य को या फिर कवियों को भी लेना चाहिए, वो मंच पे जाके कहीं ना कहीं भद्दे होने लग जाते हैं, फूहड़ होने लग जाते हैं? ये दर्शकों की डिमांड है या खुद से इस तरह के एक्सपेरिमेंट अब करने लगे हैं लोग? खासकर ओपन माइक वाला जो सिस्टम चला है, मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। रोस्टिंग जो है ओपन माइक की, जो देखिए हर दौर में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जो अचानक से आता है और फिर उसको रोक दिया जाता है। उसको, क्योंकि कोई भी चीज जितनी तेजी से आती है वो उतनी ही तेजी से नष्ट हो जाती है। फूहड़ता यदि अचानक से तेजी से आई है, संजीदगी कल भी उतनी ही थी, आज भी उतनी ही थी, मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। कोई भी, जिन लोगों को लगता है रातों रात एक रील वायरल होगा और रातों रात वो फेमस हो जाएंगे, और फिर आप देखिए ना, आपके पास कितने उदाहरण है पिछले 1 साल के, यदि हम उठा के देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन 2 दिन भी ट्रेंड यदि रह जाए तो बड़ी बात समझिए, फिर वो याद भी नहीं रहता, वो बंदा कोई नहीं जानता उसे। अनामिका को या मेरे जैसे लोगों को या आपको, चाहे आप चैनल की बात कर लीजिए, कोई एक ब्रेकिंग न्यूज़ देता है और वो बहुत वायरल हो जाता है, 2 दिन तक ट्रेंड रहता है, तीसरे दिन कोई याद भी नहीं रखता कि ये बंदा वही है जिसने इतनी ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी। किसी का डायलॉग एकदम से निकल जाता है, किसी का सॉन्ग गुनगुनाते हुए निकल जाता है, थोड़े दिन ट्रेंडिंग रहते हैं। तो जो तेजी से आता है वो तेजी से जाता भी है, चाहे वो कुछ भी है। ऐसे ही फूहड़ता की बात है, लोग झेल नहीं पाते, कितना थक जाएंगे। तो वो जो चीज़ है, जो सतत चलने वाला कोई भी कार्य सतत जो होता है वो चलता रहता है, वो अपनी जगह अपनी बनाए हुए है, वो धीरे धीरे चल रहा है, वो कभी भी ठहरता नहीं है। हम लोग परेशान नहीं होते, हो मंच पे ये आ गया, क्या हमें भी ऐसे ही करना होगा? भाई परिवर्तन संसार का नियम है, फूहड़ता चल रही है तो हमें भी अपनी संजीदगी छोड़ करके फूहड़ता करनी होगी? नहीं, जरूरत नहीं है, वो चल गई, चल के चली जाएगी, हम आएंगे, वो एडवर्टाइजमेंट है, हम फिल्म है, हम चलते रहेंगे। तो यही है, तो हमें उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अनामिका जैन अंबर जानी जाती हैं गीत आधार मुक्तक के लिए। यस, और आप कह सकते हैं इसके मतलब जन्मदाता हैं। हाँ, बिल्कुल। और गीत आधार मुक्तक
हालांकि मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी अपने व्यूवर्स के लिए चाहता हूँ कि गीत आधार मुक्तक है क्या अनामिका जी, और उससे जुड़ा हुआ मैं सुनाऊंगी हाँ, भी। वो दोनों मैं चीजें जरूर सुनाऊंगी, हाँ, 2-3 सुनाऊंगी बल्कि, क्योंकि लोग इसे बहुत पसंद करने हाँ, वाले हैं, मैं ये जानती हूँ। जी। गीत आधार मुक्तक, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, किसी गीत को आधार बनाकर उसका मुक्तक बनाना। बिल्कुल। ये नाम मैंने दिया है क्योंकि ये परंपरा मंच पे मैं लेकर के आई हूँ, और इसमें हमारे बड़े शायर ने, हमसे बड़े कवियों ने इस तरह के शायरी की है। इसे तरही की पंक्ति कहते हैं, तरही पंक्ति। अच्छा। उसमें एक पंक्ति लेकर के उस पंक्ति पर मुक्तक बनाना, गजल तैयार करना, लिखना, रचनाएं करना, ये लोगों ने किया है। मैंने इसको थोड़ा बदला है, मैंने इसमें फिल्म को भी इन्वॉल्व किया है। कोई लोकप्रिय फिल्म का लोकप्रिय गीत, लोकप्रिय गाना, उसकी एक लाइन लेकर के उस पे 3 और पंक्तियां डाल करके जो मुक्तक बनाया, उसे हम गीत आधार मुक्तक कहते हैं। क्योंकि इसको मैंने किया है, इस मंच पे मैं लाई हूँ, तो इसका नाम भी मैंने ही रखा है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ही आप जुड़ना शुरू करेंगे, तो जैसे ही आप सुनेंगे तो आप उससे जुड़ जाएंगे। लेकिन हाँ, मैंने खाना पूर्ति नहीं की है, मेरी ऑडियंस समझ ले, सुन ले, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, मैंने बिल्कुल खाना पूर्ति नहीं की है। मैंने बाकायदा शिल्प का ध्यान रखा है। वो लड़ना याद आता है, झगड़ना याद आता है, मनाने पर तेरे मेरा बिगड़ना याद आता है, सफर में हो गई हासिल मुझे मंजिल, मगर अंबर न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है, न जाने क्यों तेरा मिलकर बिछड़ना याद आता है। एक गाना बहुत ट्रेंडिंग है, अभी भी है, वो सुनिएगा जी। मैंने उसको गीताधार मुक्तक में कैसे लिया है, और समझिएगा। है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है। एक दिल जिसमें नफरत भी की जाती है और मोहब्बत भी की जाती है नफरतों का भी एक जरिया, मोहब्बतों का सहारा दिल है। बदन फलक है तो इस फलक में चमक रहा एक सितारा दिल है। न बोल पाए अगर ये आंखें, लबों पे खामोशियां भले हों, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। लोग कनेक्ट करते हैं, लोग चौथी पंक्ति का इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर वो साथ में जो गाते हैं ना, ऑडियंस साथ में गाती है, वो बहुत अच्छा लगता है। कई लोग ये कहते हैं, आपकी जैसे फैंस हैं, ऐसे ट्रोल करने वाले भी हैं, कहते हैं कि अनामिका जैन अंबर ना होती अगर बिहार की बेटी ये ना पूछती यूपी में काबा, क्योंकि उसी के पलटवार में अनामिका ने कहा यूपी में बाबा। कैसे बदल दी जिंदगी इसने? देखिए, आज घनश्याम जी पॉडकास्ट ले रहे हैं, ठीक है, वो भी फैन है, तो उन्होंने मुझसे बताया, मुझसे कहा कि आपकी ये चीज़ मुझे बहुत, शहीद के बेटे की दीपावली किस समय आ गई थी, लोगों के ज़बान पे है। पहले तो मैं इस बात का उत्तर ऐसे दूंगी कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गईं, वही केचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। तो जो खुद केचुए हैं उन्हें नहीं पता होगा, जो ट्रोल कर रहे हैं वो नहीं समझ सकेंगे कि क्या गरिमा है इस बात की। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, यदि मैं आपके नाम से, क्योंकि मैं आशु हूँ, तो मैं आपके नाम से लेते हैं। घनश्याम का अर्थ क्या है? कृष्ण। कृष्ण। वैसे काले बादल भी है, शाब्दिक अर्थ काले बादल वैसे है। घनश्याम का वैसे अर्थ है कृष्ण है, कृष्ण जी को ही घनश्याम कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या जब उन्होंने जन्म लिया था, तो उस स्वरूप को क्या सुदर्शनधारी कहा जा सकता है?
जन्म के स्वरूप को? नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। गोवर्धनधारी कहा जा सकता है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्या उन्हें नटवर कहा जा सकता है? नहीं। बिल्कुल भी नहीं। ये सारी तो बात की है कलाएं। ये हर लीला पे अलग अलग वो है। जिस समय वो पैदा हुए उन्हें 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 देवकी नंदन कहा गया। नंद गोपाल भी नहीं, नंद गोपाल तब जब वो जब उसमें पहुंच गए, तो जब वो पैदा हुए उन्हें देवकी नंदन कहा गया। नंद गोपाल उन्हें उसके बाद कहा गया, उसके बाद ग्वाला कहा गया, उन्हें गोपियों के स्वामी कहा गया, उन्हें राधे कृष्ण कहा गया क्योंकि वो राधा के साथ थे। फिर उसके बाद मुरलीधर कहा गया, उन्होंने मुरली धरी। तो हर स्वरूप का एक अलग दृश्य होता है। अनामिका ने जब यूपी में बाबा लिखा तो वो यूपी में बाबा के साथ प्रसिद्ध हुई। उससे पहले वो रुक्मणी काबा के आने के बाद लिखा गया ना बाबा। हाँ बिल्कुल। तो भाई कंस का वध उन्होंने पैदा होते ही तो नहीं कर दिया था ना, थोड़े दिनों बाद करना था। मतलब नाग जो वो था कालिया, उसका वध उन्होंने तभी किया ना जब कालिया ने कुछ फन फैलाया। तो आप जब प्रश्न आएगा तभी आप उत्तर देंगे। अब मैं यूपी में बाबा मंच पे शुरू में आते ही तो नहीं लिखती ना। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अनामिका अंबर तब फेमस नहीं हुई है। अनामिका अंबर ने जब वो मंचों पे आई तो वो ट्रेंड सेटर थी। जैसे कि आपने कहा, अनामिका ने पुरुषों के वर्चस्व वाले मंच को संचालन करके या अपनी अलग तरह की कविताएं रख के उस मंच को बदला, उस ट्रेंड को बदला, उस ड्रेसिंग सेंस को बदला, उस नारी शक्ति को बढ़ावा दिया जो कि पुरुषों में कहीं दब गई थी। ठीक है। उसके बाद शहीद के बेटे की दीपावली जैसे गीतों के साथ लोगों में अपनी एक अलग छवि उसने पहुंचाई। तो समय जैसे जैसे आता गया उस मांग के साथ अनामिका ने कविताएं दी। यूपी में बाबा के टाइम पे यूपी में बाबा कविता दी जब प्रश्न आया। इसके बाद थोड़े दिनों बाद एक और वायरल गीत हुआ, वो राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, और वो हुआ। उसके बाद उससे पहले एक और गीत हुआ था कि भोली जनता के कनवा भरत हैं, मोदी मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है। अच्छा, कुछ लोगों को तो ये बात भी हो गई कि अनामिका जो कह देती वही होता है। तो 2 बार तो हो गया। 3 बार। 3 बार हुआ। इनफैक्ट 3 बार हो गया। 3 बार हुआ और तीनों बार स्थितियां लोगों की यूं थी और मैंने गीत गाया और हुआ। तो मैं तो भ्रम भी है तो भी खुश हूँ। मैं तो उनका कह रही हूँ जो अपना टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, भाई स्वीकार कीजिए, राष्ट्र हित में जो चल रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। तो यूपी में बाबा थोड़ा सा हो जाए। हाँ बिल्कुल। इसके बिना आपका कोई पॉडकास्ट पूरा नहीं होता। देखिए, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, कई विवादों में घिरकर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। क्यों? के जौनजे काबा काबा लगे चिल्लावे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्लावे, उन्हें इते हम आए बतावे, इते नैया कछु दिखावा। ये बुंदेली भाषा है। इते नैया कछु दिखावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिटी उदासी। और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो, और बेबी काशी काशी कर रहे। आपको याद हो मूवी थिएटर में जब वंदे मातरम चलता था तो सारे खड़े नहीं होते थे, आज कोई बैठ नहीं सकता। ये है यूपी में बाबा के बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काहे के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बहुत खूब। बाबा आपको बहुत पसंद है, ये तो समझ में आ गया। जी। क्या बाबा को प्रधानमंत्री भी बनते दिखता चाह रही हैं या आप देखते हुए, क्योंकि आप कह रही हैं जो कहती हैं वो पूरा हो जाता है, तो आज इस पॉडकास्ट से क्या ये कहेगी अनामिका जैन अंबर की योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री बन रहे हैं? देखिए, क्या बन सकते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी जी कि राष्ट्रभक्ति की कोख से जन्मे ये मुंह बोले भाई हैं, राष्ट्रभक्ति की कोख से जन्मे ये मुंह बोले भाई हैं, योगी बाबा मोदी जी की साक्षात परछाई है। तो राज्य एक है, भरत शासन करे, रामचंद्र जी करे, एक ही बात है। आप क्या चाहती हैं?
देखिए, मैं तो वही चाहती हूँ जो हमेशा जनता चाहती है। जनता क्या चाहती है? जनता ये चाहती है कि जो सिंहासन पे, जो उस आसन पे जो सेवक है, वो सेवा किस तरह से कर रहा है। यदि उसकी सेवा में कहीं कमी हो तो बेशक फिर किसी और को वहां होना चाहिए, लेकिन यदि सेवा सही चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी का विकल्प आप मानती हैं योगी जी हैं? यदि कोई बहुत ज्यादा बड़ी सिचुएशन, स्थिति ऐसी हो, स्थिति की मांग हो, कल को ऐसा हो पा रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100%। यदि कोई ऐसी स्थिति होती है कि मोदी जी नहीं कर रहे हैं, वो खुद ऐसा चाह रहे हैं कि भाई उनकी जगह कोई आए और अब इस परंपरा को आगे बढ़ाए, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ योगी जी होने चाहिए। ठीक है। अनामिका जी, ये यूपी पे बाबा काबा जब सब कुछ चला तो फिर ट्रोलर्स की ही बात करेंगे। लोगों ने कहा कि भाई देखिए, दो तरह के कवि हैं। हाँ, मैं समझ रही थी आप ये जरूर पूछेंगे। बिल्कुल। एक है सरकारी कवि और एक है जन कवि। जिन्होंने काबा कहा उनको लोगों ने कहा भाई सत्ता से सवाल पूछेंगे ना, और जब सवाल सत्ता से पूछते हैं जो लोग, उन्हीं का नाम इतिहास में आता है। लेकिन उनको लोगों ने कहा जन कवि, लेकिन आपको कहा सरकारी कवि। लेकिन मुझे ऐसा लगा उसमें एक पॉइंट ये भी सामने आया कि असरकारी कवि भी शायद अनामिका जैन अंबरी ही है। ये सरकारी कवि का तमगा जो है चुपता है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इस बात को मैं बहुत अच्छे से सिद्ध भी करूंगी। आदि कवि वाल्मीकि जी जब उन्होंने भगवान श्री राम के लिए लिखा जी। उस समय राजा भगवान श्री राम थे, तो उन्होंने रामचंद्र जी के लिए लिखा। पृथ्वीराज चौहान जी थे चंदवरदाई जी के समय, तो चंदवरदाई जी ने पृथ्वीराज चौहान जी के लिए लिखा। मेरे समय में योगी मोदी जी हैं, तो मैं किसके लिए लिखूंगी? अब बात यह है कि लिखा क्या गया? लिखा यह गया कि अपने राजा को दिशा निर्देशित किया जाए, अपने राजा को प्रोत्साहित किया जाए, यदि उसने अच्छा किया है, गलत किया है तो प्रश्न किया जाए। अब जब मैंने जो प्रोत्साहन मेरे बुंदेलखंड को मिला, जो प्रोत्साहन मेरे देश को मिला, उस प्रोत्साहन को यदि मैंने, उस कार्य को यदि मैंने प्रोत्साहित कर दिया, तो इसमें बुराई क्या है? सरकारी कवि जिन लोगों ने कहा है उनको मैं एक बात बता दूं, सरकारी कवि का मतलब ये होता है जिसकी सरकार उसका कवि। ये तो नहीं होता ना कि किसी एक पार्टी विशेष का कवि सरकारी है। जिसकी सरकार उसका यदि आप लिख रहे हो तो वही कवि होगा ना। इससे पहले भी सरकारें रही हैं, मैंने तो कभी किसी के लिए नहीं लिखा, और उन सरकारों ने मुझे टिकट दिया है, मैंने उनका टिकट वापस किया है। तो यदि आपको सरकार से कुछ चाहिए ही था, बल्कि योगी जी ने तो आकर के सबसे पहले यश भारती पुरस्कार बंद किया है, जो कि मुझे बहुत आराम से मिल जाता, सरकारी कविताएं पढ़ पढ़ के बहुत आराम से मिल जाता। तो कोई आसपास भी नहीं है, मुझे ही मिलता, लेकिन नहीं, बंद ही हो गया। उसके बाद भी मैं कर रही हूँ, भाई क्यों? तो सरकार पे ही लिखना होता तो हर सरकार पे लिखती, पहली बात। दूसरी बात, जब मुगलों ने इस देश पर आतंक किया, हमारी राष्ट्रीय संपदा का क्षरण किया, हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था को तहस नहस किया, हमारे सांस्कृतिक धरोहर का क्षरण किया, उस समय उस सांस्कृतिक धरोहर का, अब उस सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापित उस सांस्कृतिक धरोहर को किया जाना, यदि इन सब का समर्थन सरकारी है तो मैं सरकारी हूं। अनुच्छेद 370 हटा, अनुच्छेद 370 हटना और उस हटने को समर्थन करने वाली विचारधारा का समर्थन करना, उस 370 हटने के विरोध करने वाली विचारधारा का विरोध करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सेना के शौर्य के प्रमाण मांगे गए, उस सेना के शौर्य के प्रमाण मांगने वालों के विरोध का समर्थन करने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, जिन्होंने प्रमाण मांगे उनसे ही उनके होने के प्रमाण मांगने वाली विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। भगवान श्री राम के मंदिर को बनवाया गया, उस मंदिर को बनवाने के लिए बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, उन विरोध करने वालों का समर्थन करना, उस विरोध के विरोध का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। सनातन को डेंगू मलेरिया कहा गया, न जाने कौन कौन सी गालियां दी गई, उस सनातन को सहेजने वाले लोगों के बीच जाकर के उनकी भावनाओं का समर्थन करना, उनकी विचारधारा का समर्थन करना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। राष्ट्र हित में कविता लिखना, कविता कहना यदि सरकारी है तो मैं सरकारी हूँ। मैं मानती हूँ कि राष्ट्र हित में
जो किया जा रहा है वो सरकारी है। तभी कहती हूँ किसी भी बात पर होती शिकायत हो तो हो जाए, जो ठाना है करेंगे हम, हिमाकत हो तो हो जाए, न गद्दारी नहीं गद्दार अब मंजूर है हमको, सलामत देश हो अपना, बगावत हो तो हो जाए। जिसे बगावत करना है, जिसे कहना है कि ये बगावती है, वो कहता रहे, जिसे कहना है कि सरकारी है वो कहता रहे। अच्छा, जो कह रहे हैं कि सरकारी है इसका मतलब ये है कि मैं असरकारी हूँ, मैंने असर किया है। हाँ, लेकिन आपके फैंस ये भी चाहते हैं ना, अनामिका जयनंबर जब मंच पे जाए तो महंगाई की बात करे, बेरोजगारी की बात करे, महिला असुरक्षा की बात करे, एनसीआरबी के आंकड़ों की बात करे, ये बताए कि साक्षरता का जो लेवल है वो देश में कैसा है, ये बताए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह की छवि होनी चाहिए, हालांकि बहुत निखर रही है, सुधर रही है, लेकिन अभी कुछ लोगों के दिल नहीं भरा है, वो उस पे बात करे। महंगाई पे क्यों बात नहीं करती है? बिल्कुल करती हूँ। आपसे किसने कहा कि महंगाई पे बात नहीं करती? देखिए, होता क्या है कि कई बार देखा ये जाता है कि आपने जो बात की उसमें से चुना क्या क्या गया। मैंने महंगाई की बात की है, मैंने महंगाई को बहुत हंसते हुए भी बात की है, और बहुत आप देखिए पिछले दिनों जो एपिसोड्स मेरे आए हैं, पूरे एपिसोड हमने महंगाई पे किए हैं। मेरे चैनल पर जो मेरे शोज आए हैं, हमने बाकायदा महंगाई पर ही पूरा का पूरा शो किया है, और उस महंगाई को मैंने कहा भी है, और उस महंगाई को दोनों तरह से किया है, कहा है। यदि हम जो महंगाई है, जिस महंगाई ने हमें आज यहाँ तक ला दिया है, वो महंगाई एक तरफा नहीं है। मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ, मैंने महंगाई पर जो दुख हुआ है, देश को जो झेलना पड़ा है, या जो मध्यम वर्गीय परिवार जो झेल रहा है, उसको भी कहा है, और हमने प्रश्न भी उठाया, और हमने कई बार कहा है। बात तो ये है कि वायरल क्या हो रहा है, लोग किस कंटेंट को लेकर के बैठे हुए हैं, मेरे किस कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। यदि आप अनामिका अंबर को जाकर के डीप में सुनेंगे तो आपको ये बात करते हुए वो मिलेगी कि अनामिका ने अभी 2 दिन पहले ही, अभी आपने नारी सुरक्षा की बात की, 2 दिन पहले मैंने कहा, चाहे घटना उत्तर प्रदेश की है, चाहे घटना बंगाल की है, चाहे घटना देश के किसी भी राज्य की है, चाहे पूरी दुनिया के किसी भी कोने की है, मैंने जो बात कही है वो बात बहुत बड़ी है कि जो परियों की पाखें नोचे उनके भी पर छटवा दो, अंजाम भयानक होगा उसका सबके मुंह पर रटवा दो। मासूमों की असमत से जो खेले उन हैवानों की, मासूमों की असमत से जो खेले उन हैवानों की, आंखें नोच के फिकवा दो और बोटी बोटी कटवा दो। मैंने कहा कि नन्ही कलियों पर उठे जो आंख उसको फोड़ दो, खुद ही कर लो फैसला, कानून भी सब तोड़ दो, और देख कर मासूम की हालत तवायफ कह उठी, पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो, कि पैसे मत देना मुझे पर बच्चियों को छोड़ दो। तो वो घटना कहीं की भी हो, जिस समय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, उस समय दामिनी घटना को लेकर के जब उनका बयान आया था, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, मैंने वो सामने बैठे हुए थे, अनामिका अंबर एकमात्र ऐसा उदाहरण है कि सरकार सामने बैठी थी, और सरकार सामने बैठे हुए में अनामिका ने इस बात को हाईलाइट करते हुए दामिनी घटना को, दामिनी की कविता को सुनाया था, और इन पंक्तियों को मैंने हाईलाइट किया था। मैंने हर बार हर बात को कहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, यदि लोग मुझे इन सब में लगा करके उस बात से अपनी नज़र हटाने के बारे में प्रेरित कर रहे हैं, तो वो इस गलतफहमी से दूर हो जाएं। मैंने जो ठाना है मुझे वही करना है। मुझे ज़रूर बताना है कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है, झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है, तरकश बेशक तेरा हो पर हर एक तीर हमारा है, जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, ये कश्मीर हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है। अभी आपने 370 का जिक्र किया जी, 370 हटा, लाल चौक पे हमारा परचम लहरा, बल्कि महका हमारा हिंदुस्तान वहां भी, लेकिन फिर भी लोगों ने पूछा हमें क्या मिला, और आपने बताया क्या मिला, बता दीजिए आज फिर एक बार। मैं बता देती हूँ कि क्या मिला। इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं, इंकलाब के मस्तानों की टोली बातें करती हैं, गाली के बदले सेना की गोली बातें करती हैं, और शौर्य से भाले चमक रहे हैं रोली बातें करती हैं, हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती हैं, हर बम से हर बम बम की बोली बातें करती हैं।
कविता जब आप मंच पे पढ़ती हैं वो बहुत आसान है, लेकिन आप तो मतलब सारी कलाओं में माहिर हैं, टीवी के कई शोज आपने किए। मैं वो फर्क असल में समझना चाहता हूँ एक आर्टिस्ट का और एक खासकर कवि का। जब आप मंच पे जाती हैं, ऑडियंस होती हैं, तालियां बजती हैं, सीटियां भी बजती हैं, हुटिंग भी हो सकती है, वो सब सामने है, लेकिन सिर्फ कैमरे के आगे लगा दिया जाए और बोला जाए कि पाठ करो, तो फिर वो ना एप्रिसिएशन है, ना तालियां हैं, ना सीटियां हैं। ये थोड़ा सा अलग लगा या आपको मतलब ठीक ठीक लगा ये सारी चीजें? कितना फर्क है? नहीं नहीं, बहुत ज्यादा फर्क है। वो फिल्म देखी है ना आपने, शोले, जिसमें कहते हैं कि जब तक बसंती नाचेगी तब तक वो हीरो की सांसें चलेंगी। तो ये होता है जब सामने से ऑडियंस सीटी बजाती है और जब सामने से अप्रिशिएशन आता है या सामने से नहीं आता है, तो हमारी मानसिकता जो है वो बदलते रहती है। ये तय है कि जितना जितना हमें जो सीटियां ना वो च्यवनप्राश का काम करती हैं, जो हम लोगों को बहुत प्रोत्साहन है, वो बहुत ज़्यादा हमें सपोर्ट देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, मोहब्बत की ये सौगातें, मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती हैं, दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती हैं। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं। अब ऑडियंस से कह रही हूँ, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती हैं। तो ये जो तालियां हैं वो हिम्मत बढ़ाती हैं। अब आ जाते हैं हम स्टूडियो में या इस तरह के किसी भी शो को हम करते हैं, उसमें और इसमें एक फ़र्क होता है। जब हम वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो हमारे मन की बात कर रहे होते हैं, हमें करना है वो कर रहे हैं। लेकिन जब शोज़ होते हैं, एपिसोड्स होते हैं, तो उसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे हमें बातचीत करनी होती है। तो हमें ये वो त्वरित फल मिलने वाली चीज़ें होती हैं, ये हमारे दिमाग में फिट होता है कि जिस टाइम ऑडियंस के सामने हमारी ये बात जा रही होगी तो वो क्या प्रतिक्रिया दे रहे होंगे। तो ये हम कुछ चीज़ें, अब कवि तो काल्पनिक होता ही है, तो कवियों की जो कल्पना है उसको वो जितना उस आसमान को बड़ा कर लेते हैं, वो उतना ही उसमें उन्मुक्त हो जाते हैं। हमें कई बार फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये पता चल जाता है हमारे सामने लाखों की भीड़ बैठी हुई है और वो हमें सुन रही है और वो इस बात पे ताली बजाने वाली है। तो ये हम जब एज्यूम कर लेते हैं तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं। अच्छा, मैंने देखा था एक शो को, मैं आपके देख रहा था, तो उसमें कुछ युवक घूम रहे थे, तो अनामिका अम्मा ने उनसे कहा, भाई ये कुर्सियां खाली पड़ी है और उसको मत ढूंढो, वो आज नहीं आई है। आपको याद रही लाइन? मतलब वो कुछ मतलब अपनी फ्रेंड्स को ढूंढ रहे थे। अच्छा है आपने ये पूछा, और कुछ पूछते तो मैं माइक छोड़ के भाग जाती। तो आपने उनसे कहा कि भाई बैठ जाइए कुर्सियों में, जिसको ढूंढ रहे हैं वो आज नहीं आई है। कि बैठ जाइए जनाब, आपके लिए भी यहाँ आयोजन मंडली ने कुर्सियां मंगाई हैं, इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। तो मैं जनरली कुछ ऐसे जो टिप्पणियां होती हैं उन्हें मैं ज़रूर करती हूँ। पिछले दिनों मेरी एक टिप्पणी बड़ी प्रसिद्ध हुई कि यदि आप 25 साल के हो गए हैं और अब तक आपकी शादी नहीं हुई है, और यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो ये मान के चलना आपका जन्म केवल जनगणना में सम्मिलित होने के लिए हुआ है। अच्छा, एक टिप्पणी मुझे और याद है, अरविंद केजरीवाल को लेकर आपने एक शानदार टिप्पणी की कि कुछ महिलाएं मैराथन में जीती थी। वो प्लीज एक बार हो जाए। तो वही था, हरियाणा की महिलाओं ने जब देश के मान को बढ़ाया और स्वर्ण पदक लेकर के आई, तो जैसे उनका रहता है हर बात में मोदी जी जिम्मेदार, घोटाला तो मोदी जी जिम्मेदार, वो कुछ भ्रष्टाचार हो रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार, यदि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो मोदी जी जिम्मेदार। वो इस हद तक मोदी जी को जिम्मेदार कह चुके हैं कि जब महिलाओं ने स्वर्ण पदक लेकर के देश का मान बढ़ाया तो सार्वजनिक रूप से आए और आकर के बोले, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, मैं भी बचपन से महिला बनना चाहता था, लेकिन मोदी जी ने, हर बात में मोदी जी जिम्मेदार। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग करते रहते हैं। अच्छा, मेरे इस पॉडकास्ट में भी थोड़ा ही समय बीता है, तो अनामिका खिलखिलाती हैं, मुस्कुराती हैं, गाती हैं, गुस्सा भी हो जाती है। हाँ, हमें उसी पर आह्लादित भी करती हैं दूसरे को। लेकिन लोग कहते हैं कि एंग्री यंग पोएट है।
अनामिका जन्म पर, जी। वो कहाँ है एंगर? मैं तो मिसिंग कर रहा हूँ थोड़ा सा देखिए, मैं बहुत वाकई इस बात के लिए हूँ। दिक्कत तब होती है घनश्याम जी, इस समय आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, यदि आप अभी अ, प्रधानता दिखाने लग जाए, आप यदि मुझे अपने शब्दों से ये कहने लग जाएं कि देशभक्ति में बात करने की तो जो परमिशन मिली है, जो अधिकार है, वो तो केवल पुरुषों का है। यदि आप मुझसे ये कह रहे हैं, या कोई भी पुरुष यदि इस बात को सोच रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हो गई नारी शक्ति को बढ़ावा देने की, इसकी हिम्मत कैसे हो गई अपने मन से ये तय करने की कि श्रृंगार ही पढ़े जाने वाला जो स्वरूप है एक कवित्री का, ये श्रृंगार छोड़ के कुछ इस तरह का कैसे पढ़ लेगी? इसकी हिम्मत कैसे हुई राजनीति के विषयों को छूने की? इसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो ये बता सके कि राजनीति में क्या सही है क्या गलत है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मंचों पर अपने आप को स्थापित करने की? जब इस तरह की बात होती है तो फिर अनामिका को गुस्सा आता है। फिर अनामिका को गुस्सा आता है, वो ये भी कर सकती है कि नहीं कर रही, हो गया जी, नहीं पढ़ना आपके साथ, क्योंकि अनादाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर ले। अनादाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर ले। जिसमें एक बराबर हो हम, वो हालात चलो कर ले। और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो, तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे हो, तो आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर ले। आज तुम्हारी भाषा में ही, जैसा आपका एक्शन आएगा वैसा आपका मेरे तरफ से अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर कभी जंग छिड़े तो अनामिका को बॉर्डर पे खड़े कर दो, तो उनकी कविताओं में, बोलियों में इतना दम है जो तोप गोलों में नहीं है, और जो ललकारती हैं यहाँ से। अच्छा, ये लोग कौन हैं जो इतना तय कर रहे हैं? कौन है जो कर रहे हैं? नहीं, आपको जाके ये बता रहे हैं, ये लोग कौन है? आपको मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, ये तय करेंगे क्या कि अनामिका क्या करेगी, अनामिका को क्या करना चाहिए? सोचिए, आपकी भाषा में इतना ओज है कि वो तोप गोलों से कंपेयर कर रहे हैं। वहां तक ठीक है, वो चलेगा, लेकिन इनको तय करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी, मिटाकर मुझको रख देने की हसरत को भी देखूंगी। खुदा खुद को जो समझे उनकी ताकत को भी देखूंगी। मुकद्दर को मेरे तय करने वालों, आज ये सुन लो, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी, मोहब्बत को भी देखूंगी, मैं नफरत को भी देखूंगी। जो लोग पाकिस्तान का समर्थन करते हैं या जो लोग देश से गद्दारी करते हैं, मैं उन्हें एक बात जरूर कह दूं कि वो सुन ले कि अनामिका अंबर पाकिस्तान के लिए क्या कहती है। ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे, ठिकाने से रहे ना तुम तो सारे ठौर ले लेंगे। दिया था जो भी जिन्ना को वो सब कुछ और ले लेंगे। अजी कश्मीर को छोड़ो, कुछ अपना भी बचा लो तुम, जो दिल गुजरात का आया, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे, जो दिल गुजरात का आया तो फिर लाहौर ले लेंगे। मैंने बहुत लिखा है घनश्याम जी। आपकी एक बात याद आ गई अभी आपने कहा कि लोग कहते हैं, हालांकि पहले तो मुझे वो लोग ही नहीं पसंद आ रहे जो इतना सारा मेरे बारे में कहते हैं। हर किसी का दिल आप ही के लिए धड़क रहा है, क्या करे? देश आपको प्यार करता है, देश प्यार करता है, मैं ठीक है, लेकिन जिनका दिल धड़क रहा है वो अपने दिल को संभाल के रखें। मैं एक बात कहना चाहती हूँ और वो बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं। वाह। जुबा मिश्री नजर पैनी बड़े शातिर लुटेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं फितरत से अंधेरे हैं। और जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन
ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं, ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। और यदि वो खुद को क्रेडिट दे रहे हैं कि उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसके कारण मैं ऐसा कर पाई हूँ, तो उन क्रेडिट देने वालों को भी कह देती हूँ कि जहर वाणी का त्यागें वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, जहर वाणी का त्यागें वो हर एक विद्वेष को छोड़ें, विषैले दंत वाले इस मधुर परिवेश को छोड़ें, जिन्हें रहना पिटारे में रहें वो शौक से, लेकिन जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें, जिन्हें आस्तीन में रहना है मेरे देश को छोड़ें। लेकिन अनामिका जी, बतौर कवि होने के नाते कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कवि की, और क्या किसी कवि का किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ना या उसके लिए उसकी अहमियत उसकी जबान से, उसकी कविताओं से निकलना जरूरी है क्या? आप ये बार बार क्यों कह रहे हैं कि अनामिका की कविताएं किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी हुई? मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आप बार बार मैं कह नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ। मेरा सारा चीज पूछना तो कहने में ही है ना, आपने लिखित में थोड़ी दिया है, लिख थोड़े ना रहे, कह ही तो रहे। चलिए जो आप हाँ कहें जी। और खास तौर से ये कि वो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं। अब आपको मैं जरा बता दूं, जी बिल्कुल, राजनीतिक पार्टी से किसने कहा कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात कर रही हूँ? आप मेरे किसी भी गीत में दिखा दीजिए। यूपी में बाबा इसलिए कहा क्योंकि मेरे बुंदेलखंड में मैंने देखा, और भाई पूछा, बाबा थे इसलिए बाबा बोला, पूछा कि काबा, तो मैंने बताया बाबा। इसके बाद राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर, राम भक्ति ही राज करेगा भारत के सिंहासन पर। भाई आप राम भक्त बन जाइए, आप राज कर लीजिए, मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया ना। जो राम भक्त होगा, जो राष्ट्र भक्त होगा, वो राज करेगा। अनामिका ने तो ये कहा। अब ये सबको पता है कि अनामिका ने राम भक्त कहा है, तो सबको पता है राम भक्त कौन है। भाई आज चाय वाला आया है, कल को गाय वाला आएगा, आना तो है ही। तो राम भक्त आ रहा है, राष्ट्र, आप चाय वाले बन जाओ, आप गाय वाले बन जाओ, आप राम भक्त बन जाओ, आप राष्ट्र भक्त बन जाओ, मैंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, राम भक्त और राम मंदिर के साथ आप फिर काशी मथुरा की भी बात करने लग गई है ना। अब तो मैं वो भी करने लगी। अच्छा चलिए ठीक है, अब काशी में ज्ञानवापी के शिव शंभू की बारी है, तो किसने मना किया? किसने कहा कि बीजेपी ही लेकर के आएगा? किसने कहा? भाई मैं यदि किसी राजनीतिक पार्टी की बात कर रही हूँ तो आप बताइए। मैं ज्ञानवापी की बात कर रही हूँ, मैं हमारे सनातन की बात कर रही हूँ, मैं अपने धर्म की बात कर रही हूँ, मैं अपने राष्ट्र की बात कर रही हूँ। अब देखने वाली बात तो ये है कि वही बात वो भी कर रहे हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं। तो वो जो कर रहे हैं उनसे अनामिका की बात मैच हो रही है, मैं तो करती रहूंगी। अब यदि जो कर रहे हैं वो करना बंद कर दें और जो नहीं कर रहे हैं वो करना शुरू कर दें, तो मेरी बात फिर इनकी तरफ होगी। मेरी बात तो अपनी जगह स्टैटिक है, मेरी बात अपनी जगह है। जो कर रहे हैं देखने वाली बात वो है, मेरी विचारधारा से कौन मिल रहा है। अब आपने कहा क्या कवि को किसी एक चीज से जुड़ना चाहिए। मैं पार्टी बार बार बिल्कुल नहीं कह रही ना, मैं कहूंगी, क्योंकि मैं उस विचारधारा से जुड़ी हूँ और मैं कहती हूँ कि हाँ, सबका अपना एक स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। आपका अपना खुद का एक नजरिया होना बहुत जरूरी है, आपका एक पक्ष होना जरूरी है। आप निष्पक्ष होंगे तो आप सही और गलत कैसे बताएंगे? आप तो सही को सही और गलत को गलत कैसे कहेंगे यदि आप निष्पक्ष होंगे? क्योंकि समय पे निष्पक्षता की तो मांग ये है कि समय आया तो गलत को सही भी कहना पड़ेगा, सही को गलत भी कहना पड़ेगा। भाई निष्पक्ष है, निष्पक्ष थोड़ी होते हैं, तो अवसरवादिता होती है। हाँ तो बिल्कुल, देखिए आपने खुद कह दी, इसीलिए मैं कहती हूँ मेरा एक पक्ष नहीं है। समय आने पे गलत को सही कह देना और सही को गलत कह देना, ये फिर निष्पक्ष कहाँ हुआ मैडम? ये तो अवसरवादिता हो गई ना। तो जैसे अनामिका जैसा मौका मिला वैसा चौका लगाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के परिदृश्य में जो निष्पक्षता की परिभाषा है वो यही है। लोग इसमें अंतर ही नहीं कर पा रहे कि अवसरवादिता को वो अपनी निष्पक्षता समझ रहे हैं, जैसे मेरी राष्ट्रभक्ति को सरकारी कविताएं समझ रहे हैं। मैं भी कह रही हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो राष्ट्रभक्ति है, मैं जो कह रही हूँ वो राष्ट्र हित में है, जनता हित में है, और जनता ने तो मेरा साथ देकर सिद्ध भी किया है कि जनता हित में है। तो अयोध्या में साथ नहीं मिल पाया, पर किसने कहा आपको? वो हार कैसे हो गई? ये किसने कहा? पहली बात तो वो अयोध्या से हार नहीं है। यदि आप इसको, मैं हालांकि मैं किसी पार्टी, तो सिर्फ जानना चाहता हूँ, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत ज्यादा जस्टिफाई नहीं करूंगी, लेकिन हाँ जिस बात के लिए मैं जानी जाती हूँ वो जरूर रखूंगी। पहली बात तो आप देखिए, वो एक
एक हिस्सा, वो विधानसभा का, वो एक विधानसभा है जो अयोध्या है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मैं अपने नजरिए से देखूं तो हाँ, बीजेपी को, मैं मेरी विचारधारा की बात नहीं कर रही, अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करेंगे। बीजेपी को वाकई एक बार ये देखने की आवश्यकता है कि अब उन्हें किस तैयारी के साथ, या उन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी चूक की है, वो उन्हें देखने की आवश्यकता है। मैं एक पार्टी के लिए बोल रही हूँ, उन्हें देखने की आवश्यकता, और उन्होंने देखा भी। और सही मायने में मैं उनकी ना तो प्रवक्ता हूँ और ना ही मैंने कोई इस तरह की कसम खाई है कि मुझे सपोर्ट ही करना है। मुझे अपनी राष्ट्रभक्ति की बात करनी है। मैंने फिर बता रही हूँ, मुझे अपनी कविताएं उसी स्वरूप में कहनी है। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ ऐसे लोगों को पाकर के सत्ता में जो देश हित की बात करते हैं, इसलिए मेरी विचारधारा उनसे मिलती है और मैं ये कविताएं करती रहूंगी। ठीक है। बीजेपी का टिकट मिला तो अनामिका जैन अंबर बीजेपी में जाएंगी? हाँ, इस समय यदि बीजेपी का मिलता इस समय, मैं फिर कह रही हूँ, अभी 2 मिनट पहले ही मैंने इस समय से मतलब जिस दौर जब उनका साम्राज्य है। नहीं। अच्छा, ये इस समय क्लियर कर दीजिए। मैं आपको ये बता दूं, कोई भी पार्टी जिससे मेरी विचारधारा मिल रही है, यदि मुझे इस चीज के लिए आमंत्रण देती है तो मैं सहर्ष स्वीकृति दूंगी। वो पार्टी कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये दौर वो है जिस दौर में नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है। नए दौर का नया सिकंदर, युग का यही विजेता है। नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। तो ये जो सब कुछ तय किया है वो इस समय आज की सत्ता ने किया है, इस पार्टी ने किया है। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्र हित में ये पार्टी चल रही है और जिस समय तक ये चलते रहेगी उस समय तक। ठीक है। कई शेड्स आपके इस पॉडकास्ट में आ गए, लेकिन जब मैंने कहा अपने व्यूवर से कि अनामिका जैन अंबर आ रही हैं, फिर आप बोलेंगे लोग कहाँ से आते हैं। लेकिन उन लोगों ने कहा कि भाई जब अनामिका जैन अंबर प्रेम की बात करती हैं, श्रृंगार की बात करती हैं, तो हर किसी के दिल में कुछ कुछ होने लगता है जी। तो थोड़ी सी प्रेम की बातें कर रही हैं। आज का प्रेम थोड़ा सा बदल गया है क्या? मैं वही बात करूं जिससे कुछ होगा। हाँ, मैं चाहता ही वही। तो अच्छा, इसकी शुरुआत ऐसे करिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मंच पे होती हैं तो कहती हैं मैं आपका मन चाहती हूँ। तो आज ये पूरे पॉडकास्ट का मन आप लेके जाने वाली हैं यहाँ से। ठीक है, तो यदि घनश्याम जी आपका मन मिल जाए तो मैं भी अपने मन की कह दूं। मेरे हमदम, मेरे दिलबर, मेरे हमराज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना, सनम धड़कन सुनाती जो दिलों के साज सुन लेना, मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं। इजाजत है, दिल खोल के इजाजत है। मोहब्बत में इजाजत हो तो दिल की बात मैं कह दूं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना, तुम्हें जब जब पुकारूं मैं, मेरी आवाज सुन लेना। जिसमें वाकई कुछ कुछ होता होगा, जो मेरी बहुत बहुत पसंदीदा है, बेहद पसंदीदा। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें सॉल्व भी हो जाती हैं। ये दौर वो दौर है घनश्याम जी, जिसमें दो दोस्त, आपको लगता है आपने अनामिका से कुछ कहा, बहुत मन की बात कह दी, मतलब मैंने आपसे 4 बोल इतने अच्छे बोल दिए और इतना आपको कॉन्फिडेंस में ले लिया कि आपने पूरा दिल खोल के रख दिया। उस दिल खोलने में आपने एक इस बंदे की भी बात मुझे बता दी। ठीक है,
मैंने आपकी सारी बातें उठाई और किसी तीसरे को जाके बता दी, फिर उस तीसरे ने आपको बता दी, मतलब आपकी कही हुई बातें आपके पास वापस आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत कॉमन है। ऐसा ना हो, लोग कम से कम दोस्ती में, संबंधों में, रिश्तों में इतना तो संभाल के रखें ताकि ये विश्वास लोगों में बना रहे, और ये रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है। कम ज्यादा में उलझी दुनिया सारी है, वक्त वक्त पे सबका पलड़ा भारी है। और तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, तुमने जिसको मेरी बात कही जाकर, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है, याद रहे उसकी मुझसे भी यारी है। एक बात और, साजिश की सौगात पकड़कर बैठ गए, बहुत सारी चीजें अपने आप सॉल्व हो जाएंगी यदि हम ये बात समझ गए जो मैं कहने जा रही हूँ। बड़े से बड़ी परेशानी जो आपके रिश्ते में आई है वो खत्म हो जाएगी, खारिज हो जाएगी, यदि आपने ये समझ लिया कि साजिश की सौगात पकड़कर बैठ गए, अनचाहे हालात पकड़कर बैठ गए, और जिनको मेरा हाथ पकड़कर चलना था, जिनको मेरा हाथ पकड़कर चलना था, हैरत है वो बात पकड़कर बैठ गए, हैरत है वो बात पकड़कर बैठ गए। लेकिन वो जो आपसे कहते रहते हैं अनामिका ऐसा, अनामिका वैसा, उनको एक बात जरूर बता देना, जो अच्छा कहते हैं उनको तो मेरा दिल दे देना, अब आपके पास छोड़ दे दो, शुक्रिया। लेकिन जो कहते हैं उनसे ये कहूंगी कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम, और सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने, जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना जारी रखो तुम। आपने एक प्रश्न किया था नए दौर के लोगों के लिए, क्या कहना है, वो प्रश्न थोड़ा स्पष्ट करेंगे? मैं ये चाहता था कि जितना फास्ट आज का लव हो गया है, आज मोहब्बत, अब तो निगाहें भी नहीं टकराती हैं, सीधे मिलते हैं, जुड़ते हैं और टूट जाते हैं। हाँ। और दरिया नहीं समंदर भी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ये मैं अक्सर कहती भी हूँ इस बात को। अच्छा, ये टूटन होती कैसे? तीसरे की एंट्री के बाद। मुझसे तो कई लोग पूछते भी, अनामिका पति पत्नी साइकिल के दो पहिए होते हैं, यदि इसमें एक पहिया और मिला दिया जाए पड़ोसन का, तो क्या ये रिक्शा भी बन सकता है? मतलब लोग चाहते हैं कि उनका जो उनके जिसके जो पार्टनर है वो तो उसके साथ तो वो ईमानदारी से जुड़ा रहे, उसके साथ जो चल रहा है वो चलता रहे। यदि हमने थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कुछ कर भी लिया छोटा मोटा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि उसको दिक्कत हुई तो संबंध खत्म। ये बिल्कुल है, ये आजकल इस दौर में है। मैं पंक्तियां निवेदित कर रही हूँ, वो जो मैं अक्सर कहती हूँ कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको। कि ये दरिया भी नहीं लेकिन समंदर चाहिए इनको, जरा देखो अनामिका सा अंबर चाहिए इनको, और बड़े करके जतन लड़की के मन को जीतते पहले, फिर उसके संग सहेली का भी नंबर चाहिए इनको। बहुत फास्ट होते हैं, इनको लगता है कि अच्छा लड़कियां यदि रेस्पॉन्स ना दें तो अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, अगर हो पास वो तो हिचकियां अच्छी नहीं लगती, बिना मौसम के बादल बिजलियां अच्छी नहीं लगती, और मिले रेस्पॉन्स तो लड़के बहुत तारीफ करते हैं, जो ठुकरा दें इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती, जो ठुकरा दें इन्हें वो लड़कियां अच्छी नहीं लगती। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, आज के दौर में भी बहुत प्यारा प्रेम है, भाषा बदल गई है, आधुनिक हो गई है, लेकिन जो पहले था, यदि हम एहसास की बात करें तो प्रेम का असली एहसास पहले भी था, आज भी है। यदि वो असली है तो यदि आपने सच्चा प्रेम किया है तो वो जैसा, क्योंकि प्रेम का स्वरूप, मैंने कहा ना, प्रेम का स्वरूप बदला है, प्रेम की जो तासीर है, प्रेम की जो असलियत है वो कभी नहीं बदली, जो है वो है। मैं आपको बताती हूँ, जब दो लोगों का ब्रेकअप होता है
पहले चिट्ठियों के आपने बोला था ना, अभी आप कुछ गुनगुना रहे थे, फास्ट हो गया। शेर गुनगुना रहे थे कि नए दौर के आशिक क्या जाने, हम खत में कलेजा निकाल कर। ऐसा नहीं है, आज भी लोग रोते हैं और वो टाइम बदल गया है। सुनिएगा, मैं जरा 4 लाइन नए कलेवर की सुनाती हूँ कि यकीनन दिल का हर एक दर्द राइटिंग में बदल जाता। आप व्हाट्सएप पे हैं, इस समय व्हाट्सएप चल रहा है, ठीक है, अब देखिएगा और वहीं तक पहुंचिएगा। यकीनन दिल का हर एक दर्द राइटिंग में बदल जाता, प्यार की रीच बढ़ती सोर्स लाइकिंग में बदल जाता, न होता एंड स्टोरी का घंटों वेट करके भी ब्रेकअप, न होता एंड स्टोरी का घंटों वेट करके भी तुम्हारा ऑनलाइन ही जो टाइपिंग में बदल जाता, तुम्हारा। तो आज भी वो जो ऑनलाइन है वो यदि ऑनलाइन ही रहता है, टाइपिंग में नहीं बदलता, तो यहाँ कुछ होता है। ठीक है, पॉडकास्ट का समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, मैं आपका समय भी ले रहा हूँ ज्यादा। एक सवाल और बस मैं आपसे लूंगा। प्लीज जल्दी से। हाँ। सौरभ जी से मुलाकात कैसे हुई और कैसे 2 दिल मिले, 2 फूल खिले, फिर दोनों ने श्रृंगार किया, 2 अलग अलग से पथिकों ने संग संग चलना स्वीकार किया। वाह। सौरभ सुमन के लिए आज मेरे मंच से, घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट के मंच से, एक कविता दुनिया भर के लिए आप गाती हैं, आज सिर्फ एक्सक्लूसिवली सौरभ भाई के लिए। बिल्कुल। तो हम कैसे मिले से लेकर के ये सब फूल खिले से लेकर के उनके वो जो मैं उनके लिए फीलिंग है वो तक, हाँ, मुझे पोएट्री में कहना है और बहुत जल्दी में कहना है, ठीक है। हम गा के भी कहना है। हम दोस्त थे, वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड हम बहुत अच्छे दोस्त मंचों पे थे और आज तक हम बहुत अच्छी टीम है प्रोफेशनली, और बहुत शानदार बच्चों के मम्मी पापा भी हैं। दोस्त थे। आपका जो दोस्त होता है वो कैसा होता है? अपना कर अपनेपन को अपनापन अक्सर देते हैं, खुद को मरहम कर लेते हैं और जख्म सभी भर देते हैं। हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना, हिम्मत के धागे टूटे तो उसके पास चले जाना। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। दोस्त हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त रफू कर देते हैं। एक पत्नी के लिए इससे सौभाग्य का विषय कोई नहीं हो सकता कि उसका पति जो पहले दोस्त था, फिर प्रेमी हुआ, फिर उसके बाद वो पति बना और अब तक वो दोस्त ही है। ये किसी भी पत्नी के लिए सौभाग्य का विषय है। मैं उनमें से एक हूँ कि मेरे दोस्त, झगड़ा होता है कई बार, कुछ भी होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, सब जानते हैं, बहुत नोक-झोंक होती है, सब जानते हैं, लेकिन एक चीज खत्म नहीं होती, वो है दोस्ती। नहीं हो पाता, हम 2 दिन बात नहीं कर रहे, दोस्ती चल रही है। हम बहुत अच्छी टीम है। कभी कवित्री में भी झगड़ा हो गया, भाई तू मेरा इतना पेमेंट नहीं दे रहा, तुम बहुत महंगी पड़ रही हो इस कार्यक्रम में, मेरा वाला नहीं कर रहे हो। हाँ, हम इतनी प्रोफेशनल बातें करते हैं क्योंकि हम प्रोफेशन में एक दूसरे के साथ तो हैं, लेकिन इंटरफेयर नहीं करते किसी के भी डिसीजन में। फीस किसकी ज्यादा है, उनकी आपकी? देखिए वो तो जैसे कि आपने शुरू में ही कह दिया था कि अनामिका अंबर वो कवित्री हैं जो पुरुषों से ज्यादा लेती हैं, तो अब सौरभ जी पुरुष हैं तो ऑब्वियसली मेरी ज्यादा होगी। तो मैं जो बता रही थी कि साथ चलते हैं। हाँ, हम बहुत, एक बार को उसमें भी झगड़ा हो जाता है कि दो बिजनेस पार्टनर में भी झगड़ा हो जाता है। मेरा भी हो जाता है, नहीं करती हूँ मैं इनके प्रोग्राम, या ये मेरे नहीं कर रहे होते हैं, या हम दोनों साथ मंच पे कई बार एक आध में नहीं, लेकिन हम फिर भी दोस्त हैं। तो ये जो दोस्ती का रिश्ता है वो सबसे बड़ा है हम दोनों का। हम बहुत शानदार दोस्त हैं। हम माता पिता हैं, माता पिता में भी झगड़ा होता है। बच्चे ने कहा कि ये चीज चाहिए, पापा ने मना करा, मम्मा ने हाँ करा, मम्मा की नहीं मानी जा रही, भी हो रहा है वो, कई बार उसमें भी होता है, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। तब मैंने इनको जो कहा, प्रेम कहानी जहां शुरू हुई, मैं तेरे नाम हो जाऊं, आपके पॉडकास्ट में ये इंपॉर्टेंट बात कह दूं कि मैंने जो श्रृंगार लिखा
ये मेरा सर्वश्रेष्ठ है, मेरा। लेकिन ये सर्वश्रेष्ठ और लोगों के लिए भी हो जाता है, क्योंकि अब तक इस विषय को किसी ने नहीं छुआ। एक प्रेयसी अपने प्रियवर से क्या चाहती है जी। वो मैंने कहा है। मैं तेरे नाम हो जाऊं, तू मेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाऊं, तू मेरा दाम हो जाए। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। मुझे राधा मीरा नहीं बनना, प्रेयसी नहीं बनना। न राधा सा न मीरा सा विरह मंजूर है मुझको। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। आप नहीं उनको बोला था। बनूं मैं रुक्मणी तेरी, तू मेरा श्याम हो जाए। और उनके लिए जो मैं कहना चाहती हूँ, जैसे कि आपने कहा, अब आपके सही उत्तर पे आ रही हूँ। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। इन 4 पंक्तियों में पति पत्नी जो आपस में प्रोफेशनल हैं, उनके पूरे जीवन की कहानी होती है। यदि उन्हें अपने जीवन की गाड़ी को साथ साथ आगे बढ़ाना है, एक दूसरे के साथ हमेशा रहना है बिना टकराव के, तो ये दोनों को कहना बहुत आवश्यक है। दोनों जब पत्नी भी वर्किंग है और पति भी प्रोफेशनल है, तब क्यों इंपॉर्टेंट है। यहाँ मैं प्यार की बात ही नहीं करूंगी, यहाँ 4 पंक्तियों में कहीं प्यार नहीं है जी। लेकिन उससे ऊपर क्या है वो सुनना। जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं, फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम, जरूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ की खातिर, प्यार नहीं बोला मैंने, मैंने उससे ऊपर बोला, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। तो ये मुलाकात, ये बात बहुत सुंदर थी, और मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि बस आप जीत की परचम लहराती रहें, यही मुस्कुराती रहें, गाती रहें, खनखनाती रहें, और हमारे पॉडकास्ट में यूं ही आती रहें। एक वादा मुझे चाहिए कि आप आती रहेंगी। तो वादा मैं गीत आधार मुक्तक से करके जाती हूँ जी। खुशियाँ लेकिन शर्त ये है कि आपको गाना पहचानना है और गुनगुनाना है। ठीक है। तो अब आप अपना मतलब पूरा कंसंट्रेशन जितना भी आपने आज तक फिल्मी गीत सुने हो उस गीत में लगा दीजिए। खुशियाँ चाहे ना बांटो पर साझा हर गम कर लेना, आ जाएंगे आँख में आंसू उसको शबनम कर लेना। वादा चाहूं आज ये तुमसे, बस इतना ही मांगू मैं। याद नहीं किया आपने? प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर लेना। बहुत शुक्रिया अनामिका जी, आप यूं ही मुस्कुराते रहिए इसी उम्मीद और इस विश्वास के साथ। घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को मुझे समेटना, ये मुलाकात आपको बहुत अच्छी लगी होगी, मैं जानता हूं। आपके कमेंट्स का, आपके रिएक्शन का मुझको इंतजार रहता है। तो फिर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे शानदार पॉडकास्ट मैं आपके लिए लाता रहूंगा। लेकिन याद ये भी रखिए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। नमस्कार।